एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे BPA 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अंदर जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपको कराऊंगी वो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। पार्ट थर्ड में हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखा कि मुगल्स जो होते थे वो पुलिस, आर्मी ये सब चीज़ें रखते थे, है ना। रेवेन्यू पे उनका फोकस रहता था और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड रहता था उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनलाइज्ड टू। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि सेंट्रल लेवल पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल लेवल पे कैसा है एंड लोकल एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से है। काफ़ी सारी नई नई टर्म्स आपको सुनने मिलेंगी जो कि उस ज़माने में चलती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और ये पार्ट 4 है। आइए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल जो एम्पायर है हमारे यहाँ कहाँ आई, कैसे आ गई इंडिया में, तो बाबर लेके आया था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, जैसे ही इब्राहिम लोदी हारा तो ये जो दिल्ली सल्तनत चलती आ रही थी ये वहीं ख़त्म हो गई और बाबर की जीत के साथ मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई इंडिया में। बाबर सिर्फ 4 साल ही राज कर पाया था, 1526 से 1530 तक। और मैंने आपको बाबर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जिनने स्थापना की उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं, देन अकबर, इस तरीके से चलते रहे। ठीक है, आइए अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, like administration in general, was personal and paternal। आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं? जैसे अभी केंद्र सरकार है हमारी, उसी प्रकार से समझ लीजिए जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेन हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो है ये। ठीक है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार था, बहुत ज़्यादा पर्सनल था, है ना, काफ़ी पर्सनल था एंड पैटर्नल भी है। मतलब राजा के इर्द गिर्द घूमेगा, और पैटर्नल मतलब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पैटर्नल वर्ड बना है पाप, मतलब पैटर्नल मीन्स रिलेटेड टू फादर। द सिस्टम ऑपरेटेड विद अ फेयर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी as long as the king was able to exercise control from the above। सिस्टम कैसे ऑपरेट करता था? ये ऑपरेट करता था एज अ फेयर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब किंग जितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, जितने अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, उसी तरीके से इनका क्या सिस्टम चलता रहेगा। As soon as his grip loosened, the system fell to pieces as seen in the reigns of शाहजहां and औरंगजेब। लेकिन अगर राजा की जो भी उस टाइम पे राजा है, किंग है, उसकी अगर पकड़ सिस्टम पे लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो सारा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, है ना। और छोटे छोटे क्या है कि फिर लोग बाग रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो अपना किंगडम बसाना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार का हमने विरोध और रिवोल्ट्स देखे हैं शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे। शाहजहां और औरंगजेब के टाइम के कुछ रिवोल्ट्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि अगर राजा की पकड़ हुई ढीली तो आपका जो ये पूरा साम्राज्य है ये बिखर जाएगा। The two highest officials were the वकील and the वजीर। वजीर आज भी होता है ना, चेस के गेम में वजीर होता है ना, और वकील भी हम सुनते हैं जो वकालत करते हैं। देखते हैं यहाँ क्या मतलब है। तो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनको हम वकील या वजीर कहते थे। वकील इन फैक्ट वॉज हायर ऑफ द टू, और अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो वकील ज़्यादा हायर होता था, हायर पोजीशन होती थी इन कंपैरिजन टू वजीर। He functioned as regent of state and was in overall charge of the state। रीजेंट समझते हैं? जैसे कि जब अकबर छोटे थे तो राजा तो अकबर ही थे, लेकिन वो इतने छोटे थे कि वो लड़ाइयाँ नहीं कर पाते थे, तो अकबर के बिहाफ पे शासन कौन कर रहे थे? बैरम खान कर रहे थे। तो उसी प्रकार से जो वकील होता है वो भी एक रीजेंट होता है स्टेट का। ठीक है,
और ओवरऑल चार्ज होता है पूरे स्टेट का, पूरे साम्राज्य का वकील के पास। हाईएस्ट पावर तो राजा ही है, ठीक है, लेकिन एक बंदा और उसने बिठा रखा है जो पूरा चार्ज लेगा एक साम्राज्य का, वो है वकील। वजीर या फिर हम उसको दीवान कह सकते हैं, वॉज द हाइएस्ट ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू। क्योंकि दीवान क्या होता है, दीवान वो लोग होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। ही वॉज एक्चुअली नोन एज वजीर व्हेन ही एक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। और जब ये रेवेन्यू कलेक्टर जो दीवान है ये बड़े प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करने लग जाएं तो इनको वजीर कहने लग गए। तो आपको दो ऑफिशियल्स का नाम पता पड़ गया जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, वो है वकील एंड वजीर। द चीफ दीवान सुपरवाइज्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। देखो दीवान यही वाले काम करता है, ठीक है। दीवान क्या कलेक्ट करता है, दीवानी, दीवानी यही होता है रेवेन्यू टैक्स। ही वॉज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट। और जो सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली विंग है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसका हेड होता है ये चीफ दीवान। ही सुपरवाइज्ड द वर्क ऑफ ऑल द हाई ऑफिशियल्स, controlled and guided provincial divans who along with their subordinates were in touch with him. He signed all kinds of documents and put his seal authenticating government transaction. एक बात समझिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए ये पूरा एक इलाका है जो कि एक राजा के अंदर आता है। राजा ने सेंटर यहाँ बना लिया अपना, यही राजा का किला है, राजा यहीं रहता है, लेकिन आसपास में छोटे छोटे प्रोविंस हैं, ठीक है। तो जो मेन आदमी है, जैसे दिल्ली में बैठते हैं, वैसे ही सेंटर में कौन बैठ रहा है, ये चीफ दीवान बैठ रहा है। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, यहाँ पर भी तो टैक्स कलेक्शन का काम होगा ना, तो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेगा, जो इस प्रोविंस के दीवान होंगे। जो प्रोविंस के दीवान होंगे वो इन छोटे छोटे प्रोविंस के टैक्स कलेक्शन का काम करते होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो प्रोविंस हैं इनको किसको जवाबदारी देनी पड़ती होगी, सेंटर को। वैसे ही दीवान्स जो होते हैं प्रोविंशियल, वो किसके अंडर है, चीफ दीवान के। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखिए, और ये क्या करता था, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उस पे जो सील लगाने का काम होता था वो चीफ दीवान करता था सारे ट्रांजैक्शंस के लिए। ये समझ लीजिए साइन करता था, उसके बाद ही जो भी काम है वो आगे बढ़ता था। द मुगल्स हैड मेनी दीवान्स अंडर द हाई दीवान, दैट इज दीवान-ए आला। There was the Diwan-e-Tan in charge of salaries and Diwan-e-Khalsa in charge of state लैंड्स। देखो मुगल्स के अंदर बहुत सारे दीवान्स होते थे जो कलेक्शन, खर्चा कितना हो रहा है, टैक्स कलेक्शन क्या है, इस सब का काम करते थे। अब इन सारे काम में बहुत सारे काम होते हैं ना अलग अलग, किसी को टैक्स लेना है, किसी को ये देखना है कि खर्चा कितना हो रहा है प्रजा में, या फिर हम पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं, आर्मी रख रहे हैं, उसमें कितना खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर और एन ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन का काम दीवान करते थे। तो अलग अलग काम के लिए हमने अलग अलग नाम बना लिए। जैसे कि एक हाई दीवान होता था जिसको क्या बोला जाता था, दीवाने आला, या फिर और भी दीवान्स थे, जैसे कि एक है दीवाने तन। तो आप इस दीवाने तन को याद करो, जो कि क्या करता था, सैलरीज का रिकॉर्ड करता था। अब ये सैलरी क्या हो गई, क्यों, जो राजा के अंडर ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ नॉवेल्स वगैरह भी हैं, इनको क्या सैलरी नहीं दोगे क्या, सैलरी दी जाती थी। एक होता था दीवाने खालसा। दीवाने खालसा क्या करता था, जो भी जमीन है स्टेट की उस पर ध्यान रखता था, है ना, उसका हिसाब किताब करता था दीवाने खालसा। एट टाइम्स द दीवान्स वर ऑल्सो सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर्स। दे वर ऑल्सो द मुस्तफी हु ऑडिटेड income and expenditure and the Wakianavis who kept a record of all important farmers. इस टाइम पर भी
कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑडिट करने का काम भी करा करते थे, उनको हम क्या बोलते थे, मुस्तफी। और एक और पोस्ट है दैट इज वाक्य नविस। वाक्य नविस कौन होते थे, जो इम्पोर्टेंट फार्मर्स है ना उनका रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे उनके बारे में कि ये फार्मर है, इस पे इतना जमीन है, इस तरह की चीजें। और भी मैं आपको टर्म्स बताने वाली हूँ, जैसे खाने समा होता है, ये कौन होता था, तो ये क्या करता था कि जितना भी राजघराने के अंदर घरेलू खर्च हो रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो रहा है, रॉयल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो जैसे कि खाना बन रहा है, सब्जियां आ रही हैं, दाल चावल, जो भी आपके कपड़े वगैरह, जो भी अंदर का आपका खर्च है, रॉयल एक्सपेंडिचर है ना, अपना पर्सनल हाउस होल्ड घरेलू, ये सब उनका खाने सामा देखता था। अब एक और पोस्ट आती है उसके बाद है दैट इज मीरे बख्शी। तो ये मीरे बख्शी क्या होता था, ये मिलिट्री का इंचार्ज होता था, ठीक है, जो भी मिलिट्री को पे करना रहता था या अकाउंट्स ऑफिस को देखना रहता था, वो किसके अंडर रहता था, वो मीरे बख्शी के अंदर होता था, ठीक है। सिंस सिविल सर्विस वाज बेस्ड ऑन मनसबदारी सिस्टम एंड ऑल द मनसबदार रिसीव्ड देयर pay from military accounts office, the post of Mir Bakshi was of utmost importance as imperial paymaster। आपको पता है ना कि पहले मनसबदारी सिस्टम होता था, तो जो भी मनसबदार से उनको कुछ पैसे देने पड़ते थे मिलिट्री के लिए उनकी, तो वो जो भी मिलिट्री के जो पैसे होंगे वो कहाँ से जाएंगे, सब अकाउंट्स का काम होगा ये सारा, तो अकाउंट्स का काम होना, मिलिट्री के पैसे देखना, ये सारे काम जो होते थे ये मीर बख्शी संभाला करता था। सदर उस सदर, ये क्या होता था, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। मुगल efficiently carried out judicial administration with the help of Qazi ul Quad. He was chief justice of the state and decide the religious and criminal cases। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि एक जज, वो है जज है ये, जो कि रिलीजियस और जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको देखता था। लोकल क्वाजी वर अपॉइंटेड बाय हिम एट प्रोविंशियल लेवल, सादिर, कोतवाल, मुकद्दम एंड चौकीदार हर्ड द केसेस। तो प्रोविंशियल लेवल पे आप समझ गए ना, या तो सादिर या कोतवाल या मुकद्दम या फिर चौकीदार, ये केसेस की सुनवाई करते, मतलब ये लोग सुनते थे केसेस को, और इनको अपॉइंट कौन करता था, सदर उस सदर करता था, ठीक है। और ये सबसे, जैसे आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, तो उसी टाइप का कुछ समझ लो, उस जमाने में सदर उस सदर होता था, सबसे ऊंची पोस्ट होती थी, ठीक है।